रितेश कुमार राणा एक बार फिर आप लोगों को राणा मैथमेटिक्स रिसर्च सेंटर की ओर से आप लोगों को धन्यवाद देते हैं इस चैनल में जुड़ने के लिए। तो जैसा कि हमारा नेटवर्क थ्योरी का जो सीरीज था, उस सीरीज में हम लोग बढ़ते हुए कैपेसिटेंस तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब कैपेसिटेंस के बाद हम लोग कुछ लॉस को पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ लॉस को पढ़ने के बाद हम लोग कॉम्बिनेशन देखेंगे और कुछ थ्योरीज हैं उसको कवर करने के बाद हम लोग क्वेश्चन में चलेंगे। तो जैसा कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं किरचॉफ्स लॉ। तो बेसिकली किरचॉफ्स लॉ एक साइंटिस्ट था जिन्होंने दो नियम दिया, दो लॉ हमारा इलेक्ट्रिसिटी में दिया है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी नेटवर्क थ्योरी स्टूडेंट के लिए। इसी लॉ के बेस्ड ही सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जितने भी क्वेश्चन हमारे नेटवर्क थ्योरी में एसोसिएटेड हैं, ऑल द क्वेश्चंस आर एसोसिएटेड विद द केसीएल एंड केवीएल, बेस्ड ऑन केसीएल एंड केवीएल। सो हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे कि इस लॉ को बिल्कुल हमेशा अप्लाई करने का कैपेबिलिटी को बनाएं। तो जैसा कि हमारा किरचॉफ्स लॉ में हमारा दो लॉ है। पहला लॉ जिसको हम लोग कहते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। ओके, किरचॉफ्स करंट लॉ। उसके बाद हमारा दूसरा लॉ है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो यहां पर किरचॉफ्स ने दो लॉ दिया, एक करंट के लिए दिया और एक वोल्टेज के लिए दिया। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग अब बात करेंगे कि ये लॉ का स्टेटमेंट क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है, और हम लोग बात उस चीजों को भी करेंगे कि सर्किट को देख के हम लोग कैसे पता करेंगे कि हमको इस जगह पर केसीएल लगाना है या केवीएल लगाना है, किरचॉफ्स करंट लॉ लगाना है या किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाना है। तो उसका भी बेसिक आइडिया मैं दूंगा वो जब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो नॉर्मली हम पहले चलते हैं एक नंबर में किरचॉफ्स करंट लॉ। तो फर्स्ट में आप लोग हेडिंग डालिए एक नंबर में किरचॉफ्स करंट लॉ। तो किरचॉफ्स करंट लॉ का कहना है कि टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट अ पार्टिकुलर नोड शुड बी जीरो। दैट इज टोटल एंटरिंग करंट और टोटल लिविंग करंट दोनों का जो सम होगा एट अ पार्टिकुलर नोड शुड बी जीरो। तो हम लोग लिखेंगे according to Kirchhoff's law या Kirchhoff's law states that, लिखेंगे KCL states that algebraic sum of total entering और लिविंग करंट एट अ पार्टिकुलर नोड शुड बी जीरो। तो बेसिकली हमारा जो स्टेटमेंट है कि किसी भी अगर जब दो या दो से अधिक ब्रांच किसी एक पॉइंट पर मीट करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नोड। तो डिफरेंट ब्रांच में क्या होता है, करंट फ्लो करता है। तो सपोज दैट हमारा कहना है हम एक लिए ब्रांच, ओके, एक ब्रांच यहां लिए, ओके, एक ब्रांच सपोज दैट यहां लिए, ओके। हमारे पास ये तीन ब्रांच है। तो माना कि यहाँ का रेजिस्टेंस R1 है, यहाँ का रेजिस्टेंस R2 है और यहाँ का रेजिस्टेंस R3 है। फिर हम लोग मान लेते हैं कि हमारा करंट का जो डायरेक्शन ये है वो I1 है और यहाँ से जो करंट गया ये I2 है और यहाँ से जो करंट गया ये I3 है, और माना कि ये नोड N है। तो I1 क्या है, I1 इज द एंटरिंग करंट टू अ नोड। तो बेसिकली हमारा क्या हो रहा है, I1 करंट इस नोड पर एंटर कर रहा है। सो I1 इज एंटरिंग करंट। तो एंटरिंग करंट को मान लो हम लोग लिख देते हैं E। ओके, ये E, ये हमारा बाहर हो रहा है, लीव कर रहा है उस जगह से। तो हमारा यहाँ पर क्या हो गया, ये लिविंग करंट। यहां पर भी बाहर हो रहा है तो ये हो गया लिविंग करंट। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट टोटल एंटरिंग एंड लिविंग करंट, एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल एंटरिंग और लिविंग करंट एट अ पार्टिकुलर नोड शुड बी जीरो। तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं
कि करंट I1 प्लस, ओके, करंट I1 इस डायरेक्शन में गया, इक्वल्स टू हमारा क्या होगा I2 प्लस I3। ठीक है, अगर हम एल्जेब्रिक सम की बात करें तो एल्जेब्रिक सम का मतलब होता है विथ डायरेक्शन। हम लोग विथ डायरेक्शन की बात करते हैं, तो अगर हम लोग I1 को पॉजिटिव लेंगे एंटरिंग को, तो लिविंग को क्या लेंगे नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या हो गया लिविंग नेगेटिव, ये क्या हो गया 0। इसका मतलब क्या हो गया कि सिग्मा करंट I इज इक्वल्स टू 1 to n I, या इसको हम लोग के ले लेते हैं, I k इक्वल्स टू 0। तो अकॉर्डिंग टू KVL हम लोग लिख सकते हैं कि टोटल एल्जेब्रिक करंट एट अ पार्टिकुलर नोड शुड बी 0। तो इसको हम लोग सिग्मा के थ्रू लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका अपना सिग्निफिकेंस क्या है इस थ्योरम का। सपोज दैट कि अगर हमारा करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है चार्ज फ्लो हो रहा है ना, हमारा चार्ज फ्लो कर रहा है। तो देखिए हम लोग देखते हैं कि चार्ज का फ्लो कैसे हो रहा है। तो आप लोग को बेसिक सा आइडिया होगा कि चार्ज का फ्लो होता है, अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड नेगेटिव चार्ज ऑलवेज फ्लोज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो हमारा क्या है कि पॉजिटिव चार्ज इस तरह से जाएगा, इस तरह से जाएगा और इस तरह से जाएगा। तो चार्ज क्या होता है कि ऑलवेज क्या होता है कंजर्व होता है। ठीक है, यहां से जितना चार्ज जाएगा, तो नॉर्मली हम लोग क्या लिखेंगे कि अगर करंट I1 इक्वल्स टू करंट I2 प्लस I3, तो I1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि चार्ज जो है dq1 कुछ रेट से फ्लो कर रहा है। I इज इक्वल्स टू हम लोग को पहले से पता है कि dq बाई dt होता है। तो यहां पर हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये dq2 हो गया बाई dt प्लस dq3 बाय dt। तो इस जगह पर अगर हम लोग डेरिवेटिव को हटा दें बाय द यूजिंग इंटीग्रेशन, देन एक्सप्रेशन विल बी q1 इक्वल्स टू q2 प्लस q3, दैट इज टोटल चार्ज विल बी कंजर्व्ड, और वी कैन से दैट कि टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ द चार्ज ऑल्सो शुड बी 0। तो हम लोग अगर इसको हम लोग करें k इज इक्वल्स टू 1 से लेके n, तो चार्ज क्या हो रहा है हमारा k इक्वल्स टू 0। इट इज नॉन एज चार्ज कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन। तो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि KCL किरचॉफ्स करंट लॉ इज बेसिकली बेस्ड ऑन अ चार्ज कंजर्वेशन लॉ। What is the charge conservation law? The charge neither can be created nor be destroyed. ठीक है, it can be changes one form to other form but not can be completely destroyed or created. Okay, तो यहां पर हमारा क्या हो रहा है कि total algebraic sum of charge also should be 0 which is depends on its charge conservation law. Now हम लोग अगर बात करें कि इसका हम लोग यूटिलाइज कहां पे करेंगे, KCL जो यूटिलाइज करेंगे वो किन किन सर्किट में करेंगे। तो सपोज दैट हम लोग बात करें लंप्ड नेटवर्क की, तो पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि लंप्ड नेटवर्क का मतलब क्या होता है कि हमारा जितना भी रेजिस्टेंस का वैल्यू या जितने भी प्रॉपर्टीज वाले वहां पे एलिमेंट लगेंगे उसका सभी का वैल्यू डिस्क्रिटाइज रहेगा। कहने का मतलब है कि यदि यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस अगर R है, A से लेके B तक रेजिस्टेंस अगर R है, तो इसका मतलब कि इस रेजिस्टेंस का वैल्यू R है, मतलब एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस आर प्रेजेंट एट अ particular point, then we are using the formula V is equals to IR by Ohm's law. Okay, so we can in this case we can use the KCL. ठीक है, Kirchhoff's current law can be used by a lumped network. Okay, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि KCL
का जो यूज है वो लम्प्ड नेटवर्क में होता है, बट डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में नहीं होता है। तो हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के बारे में आप लोग को पता होगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड, तो पहले भी आप लोगों को बताया गया है कि डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क जिसमें क्या होता है कि रेजिस्टेंस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंटायर लेंथ, ये लेंथ पर डिपेंड करता है कि टोटल रेजिस्टेंस अगर आर लेंथ पर टोटल रेजिस्टेंस, अगर मान लो एल लेंथ पर टोटल रेजिस्टेंस आर है, तो अगर स्मॉल सा टुकड़ा अगर काट देंगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, उतना टाइम्स जितना लेंथ काटेंगे उतना टाइम्स वो रिड्यूस हो जाएगा। तो इसके थ्रू हम लोग रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटायर लेंथ में रेजिस्टेंस या जो भी हमारा प्रॉपर्टीज है वो क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस टाइप के नेटवर्क में हम लोग इसको बिल्कुल यूज नहीं कर सकते हैं। तो फाइनली कंक्लूजन इज दैट इन केस ऑफ केसीएल वी कैन यूज ओनली फॉर अ लम्प्ड नेटवर्क, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। नाउ अब हम लोग बात करेंगे दूसरे लॉ की। अच्छा, इस लॉ को हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू भी समझते हैं कि सपोज दैट कि हम एग्जांपल के थ्रू हम लोग केसीएल को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, केसीएल सपोज दैट हमारा एक नोड है जहां से करंट, एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ओके, सपोज दैट यहां पर इंडक्टर लगा हुआ है। ठीक है, ओके, यहां पर हमारा एक करंट सोर्स है। ओके, सपोज दैट यहां पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ओके, ये हमारे चार वेराइटीज हैं। बेसिकली क्या है, चार वेराइटी। मान लेते हैं कि कैपेसिटेंस का करंट जो है वो IC है, जो इन है, ये C है। इंडक्टर का करंट है, मान लेते हैं कि IL है, जो लीविंग कर रहा है, ये एंटरिंग है, ये लीविंग है। मान लिया कि ये रेजिस्टेंस है जिसका करंट लीव कर रहा है। मान लिया कि ये करंट सोर्स ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं कि ये इन कर रहा है, तो यहां पर हमारा जो है सो IR। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि टोटल करंट बेसिकली I क्या है, हमारा एंटरिंग करंट है, IC क्या है, एंटरिंग करंट है। यहां पर लीविंग करंट क्या है, IL और IR। तो अकॉर्डिंग टू KCL वी कैन राइट द एक्सप्रेशन I प्लस IC शुड बी इक्वल्स टू IL प्लस IR। ओके, दिस एक्सप्रेशन वैलिड ऑलवेज हियर। I इज इक्वल्स टू IC, तो करंट थ्रू अ कैपेसिटर हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं C इंटू DVC बाय DT। C इंटू DVC बाय DT। अगर हम लोग बात करें करंट इधर से इन कर रहा है तो ये प्लस, ये माइनस, ये हमारा हो गया VC ऑफ T। तो C DVC बाय DT। इसके बाद लिखेंगे बराबर IL। तो सपोज दैट IL क्या होता है कि 1/L इंटीग्रेशन VL ऑफ T। अगर इधर से जा रहा है तो यहां प्लस, यहां माइनस, टोटल वोल्टेज VL। ओके, इंटू DT प्लस IR क्या होगा, यहां प्लस, यहां माइनस, ये हमारा हो गया VR डिवाइडेड बाय R। तो इस एक्सप्रेशन के थ्रू जैसा भी हमारा वैल्यू दिया होगा, सपोज दैट यहां पर हम लोग को VC ऑफ T का वैल्यू मान लो sin T दे दिया है। सपोज दैट कि हमारा क्वेश्चन अगर आ जाए कि VCT इज इक्वल्स टू क्या है, sin T है, और मान लो यहां पर दे दिया कि VLT इज इक्वल्स टू क्या है, cos T है ना, ऐसा दिया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू को यहाँ पे पुट करके टोटल करंट का वैल्यू को हम लोग निकाल सकते हैं। तो बेसिकली केसीएल में हमको इतना आइडिया होना चाहिए कि जितने भी बाहर से आने वाले करंट और जाने वाले करंट हैं उसका एल्जेब्रिक सम हमेशा इक्वल होता है, या टोटल लिविंग और एंटरिंग करंट का जो सम होता है वो बिल्कुल इक्वल होता है, सॉरी जीरो होता है। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो नेक्स्ट लॉ जो है वो है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब हम लोग बात करते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में हम लोग का जो स्टेटमेंट है कि टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस
ड्रॉप अक्रॉस एट एनी क्लोज लूप शुड बी 0। ठीक है, तो लिखेंगे इन क्लोज लूप। स्टेटमेंट को थोड़ा सिंपल करते हैं कि केवीएल स्टेट्स दैट algebraic sum of voltage drop across voltage drop in a closed loop equals to total supply voltage या टोटल ईएमएफ प्रोड्यूस या टोटल ईएमएफ प्रोवाइडेड। ठीक है, इनपुट ईएमएफ। तो हमारा क्या कह रहा है कि अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इन अ क्लोज लूप इक्वल्स टू टोटल सप्लाई वोल्टेज। तो सपोज दैट कि अगर हम लोग एक छोटा सा सर्किट ले लें, ये आर है, यहां एक आर ले लिए, सपोज दैट यहां पर हमने सी ले लिया है ना, यहां पर एक एल ले लिए सपोज दैट, और यहां पर हम लोग ले लिए वीएस। ठीक है, इस जगह को हम लोग कह दिया R2, ये R1, ये C, ये L। ओके, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर इज VL, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर इज VC, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1 इज VR1 एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R2 इज VR2। यहां पर हमारा क्या है VS। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट कि टोटल, देखिए एल्जेब्रिक सम ऑफ, मतलब टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इन अ क्लोज लूप, यानी कि इसका प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका इज इक्वल्स टू सप्लाई वोल्टेज। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हम क्या लिख सकते हैं कि VS इज इक्वल्स टू VL प्लस VC प्लस VR1 प्लस VR2 लिख सकते हैं कि टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इन अ क्लोज लूप इक्वल्स टू द सप्लाई वोल्टेज। तो ये हमारा कहा गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसको पूरा सम कर दें, VS माइनस VL माइनस VC माइनस VR1 माइनस VR2 इक्वल्स टू 0, या इसको हम लोग कह सकते हैं कि सिग्मा K इज इक्वल्स टू 1 से लेके N VK इक्वल्स टू 0। दैट इज total voltage drop across total voltage drop in a closed loop should be 0. Okay, algebraic sum of total voltage drop across any circuit should be 0। तो ये हमारा क्या हो गया, केवीएल लॉ। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि केवीएल लॉ के बारे में। तो एक इक्वेशन हम लोग को पता है, एक बेहतरीन सा इक्वेशन आप लोग को पता होगा कि वोल्टेज इज इक्वल्स टू W/Q। ओके, तो वोल्टेज इज इक्वल्स टू क्या हो गया, W/Q। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि VK इज इक्वल्स टू WK डिवाइडेड बाय Q। तो हम इसको क्या करते हैं कि इस चीज को यहां पर पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा एक्सप्रेशन, तो ये हमारा एक्सप्रेशन चेंज होके आ जाएगा, डेल्टा ओमेगा के WK डिवाइडेड बाय Q, K इज इक्वल्स टू 1 से लेके N तक इक्वल्स टू 0। ये आया। अब हमारा Q क्या है, नॉर्मली Q क्या है, टोटल चार्ज फ्लो इन अ क्लोज लूप। अगर सीरीज में हम लोग जानते हैं कि करंट क्या होता है, इक्वल होता है। अगर सीरीज में करंट इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि चार्ज जो फ्लो हो रहा है वो भी इक्वल फ्लो हो रहा है। तो सभी पैरामीटर्स जो सीरीज में कनेक्टेड हैं उसके अक्रॉस या उससे होकर जो चार्ज फ्लो होते हैं वो बिल्कुल कांस्टेंट चार्ज फ्लो होता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि किसी क्लोज लूप का बात हो रहा है, तो यहाँ पर चार्ज फ्लो हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी पैरामीटर से होके हमारा जो चार्ज है
वो बिल्कुल कांस्टेंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ Q क्या है, कांस्टेंट, Q है कांस्टेंट। ओके, तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं K इज इक्वल्स टू 1 से इंफिनिटी, WK इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल एनर्जी का बात हो रहा है कि टोटल एनर्जी अक्रॉस या टोटल एनर्जी इन अ क्लोज लूप शुड बी 0। इसका मतलब क्या है कि हमारा अगर जितना सप्लाई वाला जो है, दो टाइप का वोल्टेज है, पहला क्या है, एक ड्रॉप है, दूसरा क्या है, सप्लाई है। तो टोटल एनर्जी सप्लाई शुड बी इक्वल्स टू टोटल टोटल कंज्यूमिंग एनर्जी। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि किसी क्लोज लूप में किसी क्लोज लूप में हम लोग लिख सकते हैं इन क्लोज लूप टोटल एनर्जी डिलीवर्ड बाय अ सोर्स should be equals to the total energy consumed by the system या consumed by the एलिमेंट्स। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि जितना एनर्जी सोर्स डिलीवर करेगा जस्ट उतना ही एनर्जी सारा एलिमेंट्स मिला के कंज्यूम करेगा। तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि KVL दैट इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, दैट इज हम लोग कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी इन अ क्लोज लूप शुड बी कंजर्व्ड। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कि इसका उपयोग हम लोग कहां पर कर सकते हैं, यूजेस। तो बेसिकली हमारा पहला जो यूज है, इसको हम लोग सिर्फ लम्प्ड नेटवर्क में कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसका यूज कहां कर सकते हैं, KCL ओनली यूज्ड इन लम्प्ड नेटवर्क। ठीक है, सेकेंड, KCL doesn't used in distributed network। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि अभी KCL और KVL देखें, ठीक है, तो KCL और KVL हम लोग बेसिकली यूज किस जगह पर करेंगे। ठीक है, कहां कहां पर हम लोग कैसे सर्किट को देख के जानेंगे कि यहाँ पर हम लोग को KCL लगाना है या यहाँ पर KVL लगेगा। तो मोस्टली कौन कौन सा एनालिसिस है जिसके थ्रू हम लोग KCL के थ्रू करते हैं या KVL के थ्रू करते हैं, तो वो जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट 1 नंबर में स्टार्ट करेंगे नोडल एनालिसिस विच इज बेस्ड ऑन अ KCL। ओके, तो नोडल एनालिसिस, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नोडल एनालिसिस। तो बेसिकली नोडल एनालिसिस में हम लोग का क्या है कि हम लोग KCL बेस्ड काम करते हैं। नोडल्स में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि कितना नंबर ऑफ नोड्स है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो जितने भी नोड्स हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। दूसरे में क्या करेंगे कि ग्राउंड नोड को
टेक करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग केसीएल यूज करेंगे। तो देखिए इसका प्रोसीजर क्या होगा। स्टेप 1 अगर बात करें आइडेंटिफाई ऑल नोड्स, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नोड को आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, 2 सेलेक्ट अ ग्राउंड नोड, हम लोग ग्राउंड नोड को सेलेक्ट करेंगे कि ये जगह हमारा क्या होगा, ग्राउंड नोड होगा। उसके बाद हम लोग तीसरा स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप 3 यूज करेंगे केसीएल, ओके। और लास्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, फॉर कैलकुलेट voltage at all identified nodes, लास्ट स्टेप में। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल सा लॉ है, हम लोग बहुत सारे लॉ को जानते हैं, जैसे हम लोग 10th में भी पढ़े हुए हैं, जैसे वज्र गुणन विधि हो गया या विलोपन प्रतिस्थापन, ठीक है। तो वो सारा चीज हिंदी में हम लोगों ने पढ़ा। एक मेथड होता है क्रेमर्स रूल या मैट्रिक्स का जो मेथड होता है क्रेमर्स रूल, उसमें डिटरमिनेंट को लेके हम लोग कवर करते हैं। तो हम लोग क्रेमर्स रूल के बारे में भी जानेंगे। तो यहां पर हम लोग यूज करेंगे क्रेमर्स रूल, ठीक है। क्रेमर्स रूल, बेसिकली क्रेमर्स रूल के थ्रू हम लोग को किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत ही इजी हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मली हमारा जो स्टेप है नोडल एनालिसिस का यही है। मान लेते हैं एक आर्बिट्री सर्किट को ले लिए, सपोज दैट हम किसी भी एक आर्बिट्री सर्किट को लेते हैं। बस ध्यान इतना रखना है कि सभी कंपोनेंट को मैनेज करते हुए, ठीक है। तो सपोज दैट हर चीज को मैनेज करते हुए एक आर्बिट्री ले रहे हैं हम एक सर्किट। तो हमारा क्या है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ओके। इस जगह पर हम लोग मान लेते हैं करंट सोर्स है, ओके। इस जगह पर हम लोग मान लेते हैं एक रेजिस्टेंस ले लिया, एक करंट सोर्स ले लिया। सपोज दैट हम यहाँ पर वोल्टेज ले लेते हैं, ओके। उसके बाद हम यहाँ पर रेजिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, एक वोल्टेज ले लेते हैं और यहाँ पर रेजिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों को क्या करना होता है इस जगह पर, या तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। मान लिया जाए कि यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं एक रेजिस्टेंस ही ले लेते हैं, ओके। और फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और यहाँ पर हम लोग एक वोल्टेज सोर्स ले लेते हैं, ओके। यहाँ भी हमारा क्या है, वोल्टेज सोर्स, जिसका पोलैरिटी इधर माइनस इधर प्लस, ओके। इस जगह का वोल्टेज को मैं मान लेता हूं कि V1 है और इस जगह का वोल्टेज क्या है, V2। ये करंट I, R1 इसको हम लोग मान लेते हैं R2, इसको मान लेते हैं R3, इसको मान लेते हैं R4, ओके। तो एक बेसिक सा सर्किट है जिसमें हमने कोशिश किया है कि बेसिक चीजों को दिखाने का, ठीक है। और रिप्रेजेंटेशन का तरीका भी डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट सर्किट के लिए नोडल एनालिसिस हम लोग डिफरेंट यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्रोसीजर सीखना है, हम लोग को रटना नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्रोसीजर सीखना है कि कैसे हम लोग केसीएल केवीएल कहाँ लगाएंगे। तो हमारा ब्रांच, अगर ब्रांच की बात करें तो जहां दो या दो से अधिक ब्रांच जिस पॉइंट पर जुड़ेंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं, नोड। तो बेसिकली यहाँ पर अगर देखें कि अगर इसको हम लोग मान लें, इसको एक ब्रांच मान लें, सपोज दैट ये एक ब्रांच अगर मान लेते हैं, एक्चुअली में यहाँ पर क्या होता है कि ये प्रिंसिपल नोड है। यहाँ पर इसको हम लोग एक ब्रांच मान लिए यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये देखिए दूसरा ब्रांच, ये दूसरा हमारा ये है, ओके। तीसरा हमारा ये है। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा 3 को कनेक्ट हो गया, तो इसको हम लोग मान लेंगे नोड N1। यहाँ पर देखिए एक ब्रांच यहाँ कनेक्ट है,
एक ब्रांच पूरा ये कनेक्ट है ये, और एक ब्रांच देखिए यहाँ कनेक्ट है, तो यहाँ भी 3 ब्रांच कनेक्ट है, इसको मान लेंगे N2, और सबसे नीचे वाले को मान लेंगे हम लोग ग्राउंड नोड। ठीक है, ग्राउंड नोड। तो बेसिकली हम लोगों को एक रेफरेंस की जरूरत होता है, तो हम लोग ग्राउंड का जो पोटेंशियल है उसको हम लोग मानते हैं कि 0 वोल्ट है। ग्राउंड की पोटेंशियल 0 वोल्ट है। अगर मैं यहाँ का वोल्टेज बोलूं कि यहाँ का वोल्टेज V1 है, यहाँ का वोल्टेज V2 है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ का पोटेंशियल और ग्राउंड का पोटेंशियल V2 है या V1 है। इसका मतलब क्या होता है कि वोल्टेज ऑलवेज आर आर रेफरल क्वांटिटी, नॉट एब्सोल्यूट क्वांटिटी। अगर वोल्टेज हमारा रेफरल क्वांटिटी है तो अगर V1 वोल्टेज है तो किसके रेफरेंस में है, तो ग्राउंड के रेफरेंस में है। अगर कह दें कि यहां से लेके यहां तक का अगर वोल्टेज के रेफरेंस में अगर V1 पूछे तो इसमें दिक्कत हो जाएगी, इसमें बात प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। तो ये जो वोल्टेज है किसी भी नोड का पार्टिकुलर वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसलिए किसी भी सर्किट में ग्राउंड का होना जरूरी होता है। ठीक है, हमारा ग्राउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी सर्किट के लिए। आगे चल के हम लोग बताएंगे कि अर्थिंग है, ग्राउंड है, न्यूट्रल ग्राउंड है, ये क्या होता है। ठीक है, तो नॉर्मली यहाँ पर क्या है कि हमारा दो नोड है V1 एंड V2। अब जब हम लोगों को नोड दिखता है, ओके, तो हमारा डेफिनेशन क्या कहता है, KCL क्या कहता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ एंटरिंग करंट और लीविंग करंट पार्टिकुलर नोड शुड बी 0। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन, सपोज दैट कि ये हमारा सोर्स है, तो करंट का कोई इशू नहीं है, हम चाहे जैसा चाहें उसको मान सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमको पैरामीटर में सिर्फ साइन को देना है। तो जैसे देखिए करंट, यहाँ एक चीज आप लोग याद रखिए कि यदि सोर्स है तो करंट हमेशा पॉजिटिव से लीव करता है। अगर सोर्स है तो पॉजिटिव से करंट लीव करेगा, और यदि लोड है या कोई एलिमेंट्स है तो यहां पर क्या हो रहा है कि पॉजिटिव से करंट क्या करेगा, एंटर करेगा। बस इस चीज को ध्यान रखना है, और हर जगह करंट का डायरेक्शन अपने तरीके से मान के प्लस माइनस कर देना है। नॉर्मली कभी रिजल्ट गलत नहीं आएगा। यदि किसी चीज का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो बिल्कुल हम लोग कहेंगे कि वो पोलैरिटी है, सो अपोजिट है। हमारा जो माना हुआ पोलैरिटी है वो उल्टा है, और एक्चुअल जो पोलैरिटी है उस वोल्टेज का वो अपोजिट है। बस उस चीज को हम लोग कमेंट कर देंगे। तो नॉर्मली अगर हम लोग करंट मान लिए कि यहाँ से हमारा करंट जा रहा है I1, ठीक है, I1, ये करंट क्या हो रहा है, 2 भाग में बट रहा है। ओके, तो यहाँ हमारा करंट क्या हो गया, I2, सॉरी यहाँ पर मान लेते हैं I2, ओके, इसको मान लेते हैं I4, ठीक है। फिर यहाँ से गया मेरा क्या, I2 जाने के बाद यहाँ पर क्या हो गया, I3 हो गया, ओके, और फिर यहाँ से करंट जो जा रहा है वो I जा रहा है। ठीक है, तो हम इस नोड पर तीनों करंट को आइडेंटिफाई करेंगे। टोटल तीनों करंट को किसी भी जिस नोड पर निकालना उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे बाय यूजिंग KCL। देखिए सॉल्विंग प्रोसीजर बाय यूजिंग KCL। एट नोड N1, सपोज दैट ये हम पहले ही मान चुके, ये N1 है, ये हमारा नोड N2 है। बिल्कुल देखिए ये हमारा N1 है, ये N2 है, और बाय यूजिंग KCL एट अ नोड N1। अब हम लोग N1 की जब बात करते हैं तो टोटल एंट्रिंग करंट क्या है, I1, ओके, I1, ठीक है। उसके बाद क्या है, डाउन जो करंट जा रहा है और प्लस ये जा रहा है, इसके ये दोनों क्या है, लिविंग करंट। तो इसको हम लोग इक्वल्स टू लिखेंगे I2 प्लस I4। अब आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया जरूर होगा ओम्स लॉ का, जो हम बहुत पहले भी बता चुके हैं। ओम्स लॉ कहता है, अच्छा, इस कन्वेंशनल डायरेक्शन के अनुसार अगर हम लोग पोलैरिटी को लिखना चाहें तो बिल्कुल पोलैरिटी को लिख सकते हैं। अगर करंट ऐसे इन कर रहा है तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, क्योंकि ये क्या है, कंज्यूमिंग एलिमेंट है। यहाँ पर अगर ऐसे इन कर रहा है तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ऐसे जा रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस, यहाँ पर होगा माइनस। करंट क्या हो रहा है, इधर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। करंट अगर ऐसे जा रहा है तो यहाँ होगा प्लस, यहाँ होगा माइनस। तो हमारा जो प्लस माइनस का जो करने का ये है। अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमेशा याद रखिए कि सोर्स होता है उससे करंट क्या होता है, पॉजिटिव से बाहर निकलता है। क्यों, क्योंकि सोर्स क्या करता है, पावर को डिलीवर करता है। अगर सपोज दैट यहाँ I3 का वैल्यू पॉजिटिव है और पॉजिटिव पर ही इन कर रहा है तो हम लोग कहेंगे कि सोर्स कंज्यूमिंग द पावर। पावर क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, ना कि डिलीवर कर रहा है। तो सोर्स
उस स्थिति में पावर को कंज्यूम करता है यदि उसके पॉजिटिव टर्मिनल पर कोई करंट आ रहा हो, वो पॉजिटिव करंट आ रहा हो, तो हम लोग उसमें कहेंगे कि दिस सोर्स आर कंज्यूमिंग अ पावर। तो ये पावर को कंज्यूम कर रहा है अगर I3 पॉजिटिव है तो। और यहां पर क्या हो रहा है कि अगर I1 पॉजिटिव है और V1 पॉजिटिव है तो कहेंगे कि सोर्स पावर को डिलीवर कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग R हैं और यदि यहां और यहां का वोल्टेज अगर हमको पता है कि अगर ये वोल्टेज हमारा हो गया V1, ये वोल्टेज मान लो हमारा हो गया V2, तो हम करंट को आराम से निकाल सकते हैं प्लस माइनस। तो करंट को निकालने का तरीका हम लोगों ने देखा था ओम्स लॉ में कि यहां का पोटेंशियल माइनस यहां का पोटेंशियल, मतलब लोअर पोटेंशियल माइनस हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। करंट हमेशा क्या होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ही फ्लो करता है, कभी भी लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल करंट फ्लो नहीं करता है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि करंट जो आई को अगर हम लोग इस तरह से शो कर रहे हैं और यदि हमारा कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन अगर पॉजिटिव है तो वी कैन से दैट कि V1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन V2, दैट इज द वोल्टेज ऑफ V1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन V2। सो हम लोग यहां पर क्या करेंगे कि V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय R। तो इस तरह से हम लोग किसी भी पैरामीटर का कन्वेंशनल करंट को बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें I1 का, तो I1 क्या है कि करंट थ्रू रेजिस्टेंस R1। तो यहां का पोटेंशियल आपको अगर दिख रहा होगा V1 और यहां का पोटेंशियल क्या है V1। तो सपोज दैट यहां पर हमने V1 मान लिया, यहां पर हम लोग V कर देते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ V1 मैच कर जाएगा, इसलिए हम इसको क्या करते हैं V कर देते हैं या Vx कर देते हैं और इसको कर देते हैं Vy। ठीक है, ये मैच कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर हमको क्या है कि यदि करंट का डायरेक्शन हमने ऐसे माना है तो यहां पर क्या है कि यहां का पोटेंशियल 0 है, फिर यहां का पोटेंशियल Vx है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो क्या है Vx, मतलब Vx पोटेंशियल जो है यहां पर ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो यहां का वोल्टेज Vx और यहां का वोल्टेज V1। तो यहां पर हम लोग I1 क्या लिख सकते हैं, Vx माइनस V1 डिवाइडेड बाय R1। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पे Vx माइनस V1 डिवाइडेड बाय R1। अब नेक्स्ट I2 क्या लिख सकते हैं, तो I2 यहाँ का पोटेंशियल क्या है V1, यहाँ का पोटेंशियल क्या है V2, करंट का डायरेक्शन क्या है इधर, तो V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय R2। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय R2। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे I4। तो I4 हम लोग देख सकते हैं यहां से लेके यहां तक, तो यहां से यहां तक का अगर किसी भी तरह का कोई एलिमेंट नहीं है, कहीं भी ड्रॉप नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहां से लेके यहां तक का वोल्टेज क्या है, 0 है, क्योंकि हम लोग इसको क्या किए हैं, रेफरेंस नोड टेक किए हैं। तो अगर यहां पर ये 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ का वोल्टेज 0, यहाँ का वोल्टेज V1, करंट का डायरेक्शन V1 से 0 की ओर जा रहा है, तो इसका मतलब I4 इज इक्वल टू V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय R4। तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय R4। तो इस ढंग से हम लोग क्या करेंगे, इजिली KCL लगाएंगे और इस ढंग से इसको वोल्टेज में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि Vx हमारा दिया हुआ वोल्टेज रहेगा, ये Vx ऑलरेडी पता रहेगा, Vy ऑलरेडी पता रहेगा, सिर्फ हमको V1 और V2 कैलकुलेट करना है। तो इस इक्वेशन में अगर देखें तो हमारा R1, R2, R4 भी गिवन होगा और Vx भी गिवन होगा। तो यहाँ पर अननोन क्या है, V1 और V2 अननोन है। इसका मतलब किसी इक्वेशन में यदि 2 अननोन हो तो मिनिमम नंबर ऑफ इक्वेशन रिक्वायर्ड फॉर सॉल्विंग दिस इक्वेशन शुड बी 2। इसका मतलब क्या हुआ कि कम से कम हमको 2 इक्वेशन चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। तो अगर 2 इक्वेशन चाहिए तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, V2 पर फिर से KVL लगाएंगे। तो नाउ टेकिंग KCL, तो लिखेंगे नाउ टेकिंग KCL एट नोड N2। इस जगह पर अगर हम लोग देखें तो हमारा क्या हो रहा है, I2 करंट क्या आ रहा है इधर से I2। ओके, ये हमारा क्या हुआ करंट I2। हम लोग इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा रफ कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर हमारा क्या हो गया करंट I2 इक्वल्स टू, अगर देखें I2 भी इन कर रहा है और I भी इन कर रहा है, तो हम लोग एक साइड में लिखेंगे इन वाले को और दूसरे साइड में लिखेंगे आउट वाले को। ये हमारा हो गया I3। ओके, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें I2 को निकालने के लिए तो पता है हमको V1 माइनस V2 बाय R1 R2। चलिए इसको कीजिए
V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय R2 प्लस I ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा, एक कांस्टेंट सा वैल्यू यहां पर I दिया हुआ रहेगा, ठीक है। I इक्वल्स टू I3। तो I3 को निकालने के लिए थोड़ा सा हम लोगों को माइंड लगाना पड़ेगा, है ना। तो ये वोल्टेज जो दिया हुआ है ये किसके रेफरेंस में दिया है, ग्राउंड के रेफरेंस में। ये और ये सीरीज में कनेक्ट है। यदि कोई भी दो एलिमेंट सीरीज में कनेक्ट है तो इसको पहले या इसको बाद में, ये दोनों को हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर इसको एक्सचेंज कर देंगे तो स्थिति इसी टाइप का आ जाएगा, ये रेजिस्टेंस यहां कनेक्ट हो जाएगा और यहां पर कनेक्ट हो जाएगा, बशर्ते सिर्फ कंडीशन ये रहेगा कि यहां पर क्या हो रहा है, करंट पॉजिटिव से लीव कर रहा है और यहां करंट क्या होगा, पॉजिटिव पर एंटर करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वोल्टेज, ये Vy जो होगा V2 से बिल्कुल छोटा होगा। इसका मतलब यहां पर अगर हम लोग देखें, अगर I3 पॉजिटिव है, अगर I3 पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि V2 ग्रेटर देन Vy। ये अगर मेरा I3 पॉजिटिव है तो क्या होगा कि Vy होगा सो छोटा होगा, तभी तो करंट उसमें जा रहा है ना। तो V2 इज ग्रेटर देन Vy अगर I3 पॉजिटिव है तो हम लोग यहां से सेम सिचुएशन क्रिएट होगा, बस डिफरेंस क्या होगा कि करंट अगर इधर से है तो हम लोग लिखेंगे V2 माइनस Vy डिवाइडेड बाय R3। तो इस जगह पर हम लोग लिखेंगे V2 माइनस Vy डिवाइडेड बाय R3। अब हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। अब देखिए इसमें हमारा R2 गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है और ये भी गिवन है, सिर्फ हमको V1 और V2 में इक्वेशन आ गया। तो बाय सॉल्विंग बोथ इक्वेशन, तो लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट V1 इक्वल्स टू वाट एंड V2 इक्वल्स टू वाट, V2 इक्वल्स टू वाट। तो हम लोग V1 और V2 का वैल्यू को बिल्कुल निकाल पाएंगे। अगर V1 और V2 का वैल्यू पता चल गया तो हम लोग I1 निकाल सकते हैं। देखिए Vx पता है, V1 अभी यहां से हम लोग निकालेंगे, R1 पता है तो यहां से हम लोग I1 निकालेंगे, यहां से हमको I2 निकल जाएगा, यहां से हमको I4 निकल जाएगा। फिर इस जगह से अगर हम लोग इस इक्वेशन को यूज करेंगे I2 बराबर इतना, तो यहां से भी देखिए V1 V2 हम लोग यहाँ कैलकुलेट कर चुके होंगे तो I2 निकल जाएगा, यहां से I दिया हुआ है, I3 भी निकल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि नोडल एनालिसिस बेसिकली हम लोग का एक ऐसा मेथड है जिसमें सभी ब्रांच के करंट और सभी नोड के वोल्टेज को आसानी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर दो वेरिएबल, जितने भी नोड्स होंगे उतने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे और उतने नंबर्स ऑफ इक्वेशंस होंगे। दैट इज इन केस ऑफ नोडल एनालिसिस बेसिकली द टोटल नंबर ऑफ नोड्स डिसाइडेड दैट हाउ मेनी वेरिएबल्स आर एक्वायर इन द इक्वेशन। ओके, तो हो सकता है कि अगर 4 इक्वेशन बन रहे हो तो इसका मतलब 4 नोड हो, एक हमारा क्या होगा, रेफरेंस नोड होगा। तो हमारा 4 अननोन हो सकता है, उस 4 अननोन से हमारे 4 इक्वेशन बनेंगे। उस 4 इक्वेशन को सॉल्व करना हम लोग के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए नोडल एनालिसिस में हम लोग सिर्फ वो इक्वेशन को ज्यादातर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं जिसमें 2 नोड जैसे कि V1 और V2 आ जाए और मैक्सिमम V3 तक। उससे अगर ज्यादा आ जाए तो हम लोग दूसरे तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। और दूसरा वो तरीका है, हम लोग चले जाते हैं मैश एनालिसिस। तो बेसिकली मैश एनालिसिस विच इज एसोसिएटेड विथ अ KVL। ओके, तो नाउ वी आर स्टार्टिंग नेक्स्ट टॉपिक, मेश एनालिसिस। ओके, तो हमको लग रहा है कि यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल आइडिया हो गया होगा। तो जैसा जैसा हमारा कोर्स धीरे धीरे बढ़ते जाएगा आप लोगों को साइन का या पावर डिलीवर कंज्यूमिंग ये जितने भी चीज हैं उसका एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन फॉर्म में आइडिया में देते जाऊंगा। और आप वरी मत कीजिए, आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर दिया जाए तो आप बिल्कुल उसको विद इन 1 मिनट में ही सॉल्व कीजिएगा। लेकिन इसके लिए आपको कंटिन्यूटी को मेंटेन करना पड़ेगा, सभी वीडियो लेक्चर को देखकर उसका प्रॉपर नोट्स बनाना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं मैश एनालिसिस। तो अभी हम लोगों ने पहले वीडियो लेक्चर में जाना कि व्हाट इज मैश एंड व्हाट इज द लूप। ओके, मैश और लूप के बारे में हम लोग आइडिया है। ठीक है, तो मैश एनालिसिस इसको हम लोग क्यों कहते हैं तो इसके बारे में भी आप लोग समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा एनालिसिस है वो है मैश एनालिसिस। मैश एनालिसिस, तो बेसिकली मैश एनालिसिस विच इज, अच्छा यहां नहीं लिखते हैं,
कि बेसिकली मेश एनालिसिस जो है वो क्या है कि बेस्ड ऑन केवीएल। ओके, तो हम लोग स्टेप नंबर 1 में बात करेंगे मेश एनालिसिस के स्टेप नंबर 1 में। ठीक है, तो बेसिकली हमारा वहां पर जो मेश एनालिसिस में क्या था, तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, आइडेंटिफाई टोटल नंबर ऑफ मैसेज, टोटल नंबर ऑफ मैश किसको कहेंगे, अगर एक लूप के अंदर अगर लूप बन जा रहा है तो उसको मैश कहेंगे, या एक लूप है उसको भी मैश कर सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑल लूप्स आर मैश बट ऑल लूप्स आर मैश बट ऑल मैश आर नॉट लूप। ठीक है, लूप हम लोग उसी को कहेंगे जिसके अंदर किसी भी तरह का ब्रांच नहीं हो, वो एक प्रिंसिपल तरीके से बनाया हुआ रहेगा, उसके अंदर अगर किसी भी तरह का अगर कोई क्लोज पाथ ना हो तो उसको हम लोग बोलेंगे लूप। और मैश किसको बोलेंगे कि उसके अंदर क्लोज पाथ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग इस चीज को पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि कितना मैश है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे स्टेप नंबर 2 में सभी एज्यूम करेंगे करंट को, एज्यूम करंट इन ऑल मैसेज। तो पूरे मेश में हम लोग क्या करेंगे, करंट को एज्यूम करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, केसीएल और ओम्स लॉ लिखेंगे बाय यूजिंग केवीएल एंड ओम्स लॉ। वहां भी ओम्स लॉ होता, ठीक है, उसमें भी लिख लीजिएगा केवीएल एंड ओम्स लॉ। और स्टेप 4 में कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मेश करंट। ठीक है, तो अभी देखिए जैसे हम लोग क्या है कि एक बेसिक सा चीज है जिसको हम अभी समझते हैं कि बता देना उचित रहेगा। तो टोटल नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशन और टोटल नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोगों को आइडिया है कि टोटल नंबर ऑफ केसीएल एंड टोटल नंबर ऑफ केवीएल हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग निकालें कि हमारा टोटल नंबर ऑफ कितने यहाँ पर मैश इक्वेशन होंगे, तो L इज इक्वल्स टू, चाहे उसको लिंक बोलते हैं, L इज इक्वल्स टू B माइनस N प्लस 1। ओके, जहां पर क्या होगा, किसी सर्किट में टोटल नंबर ऑफ मैश इक्वेशन इक्वल्स टू B माइनस N प्लस 1। N क्या है, टोटल नंबर ऑफ नोड, यहां पर लिख लीजिए टोटल नंबर ऑफ नोड। इसको मैं फिर से पढ़ाऊंगा ग्राफ थ्योरी में। ठीक है, ग्राफ थ्योरी में इस चीज को बहुत ही ज्यादा बेहतरीन फॉर्म में करूंगा, लेकिन बिल्कुल यहां पर हम थोड़ा सा एक आइडिया देना चाह रहे हैं, तो वो फॉर्मूला को आप लोग लिख लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ मैश इक्वेशन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ नोड, और यहां पर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ ब्रांच, टोटल नंबर ऑफ ब्रांच। और L का मतलब है टोटल नंबर ऑफ लिंक्स, टोटल नंबर ऑफ लिंक्स। ओके, या टोटल नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशन, यहां पर क्या होता है, केवीएल बेस्ड होता है। तो टोटल नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशन अगर हम लोग बात करें कि टोटल नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशन, या तो इसको हम लोग बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशन। ये हमारा टोटल नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशन कितना होगा, तो हम लोग टोटल ब्रांच देखेंगे कितना है, टोटल नोड कितना है, और उसको इस वैल्यू में पुट कर देंगे तो पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशन। अगर हम लोग को कोई बच्चा बोल दे कि टोटल नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होगा, सर बताएं नहीं, तो लिख लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ केसीएल, टोटल नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशन सिंपल होगा, क्या होगा, नोड माइनस 1। जितना भी नोड होगा उसमें से एक घटा देंगे तो टोटल नंबर ऑफ हमारा क्या पता चलेगा, केसीएल इक्वेशन। जैसा कि हमारे पास पिछले बार देखें 3 नोड था,
3 नोड था ना, पिछले बार 3 नोड था, दो, एक V1 था, V2 था, एक ग्राउंड नोड था, ठीक है। ग्राउंड नोड ऑलरेडी आइडेंटिफाइड था, तो हमारा 3 नोड है, तो 3 में से 2 गया, कितना बचा 2। तो हम लोगों ने देखा कि 2 इक्वेशन आया था, तो टोटल नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशन 2। यहाँ पर केवीएल इक्वेशन में ब्रांच नोड अगर पता है तो बिल्कुल हम लोग पता कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशन कितना होगा इस फॉर्मूला के थ्रू। अब हम लोग चलते हैं फिलहाल अभी जो टॉपिक में है मैश एनालिसिस। तो मैश एनालिसिस को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और एक सर्किट को एज्यूम करते हैं, एक आर्बिट्री सर्किट को एज्यूम करेंगे, एक ऐसा सर्किट जिसमें कोशिश रहेगा कि सभी तरह का मैक्सिमम चीज कवर होते जाए, है ना। चलिए हम लोग एक काम करते हैं, कोशिश करते हैं कि वही सर्किट ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक ये हो गया, यहां पर हमारा क्या था आई, ये सपोज दैट मान लिया, इसको यहां डाल दिया और ये इसको हम लोग प्लस माइनस करके ही लिख देते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये सेम सर्किट है जो पिछले बार था। यहाँ का वोल्टेज क्या था Vx, ये R1, ये R2, ये R3, ये R4, ये करंट I और यहां से यहां पर हमारा Vy। तो सेम उसी सर्किट में सबसे पहले हमारा पहला स्टेप क्या था कि आइडेंटिफाई द मैसेज। तो हाउ मेनी मैसेज प्रेजेंट आर इन देयर, तो देख रहे हैं कि हमारे पास ये एक मैसेज ये दिख रहा है ना, दूसरा यहां पर दिख रहा है, तो हमारा क्या है कि 2 मैश है। अब चलते हैं, अगर आपको बढ़िया सा आइडिया होगा तो सपोज दैट यहां पर हम लोग करंट को आइडेंटिफाई करेंगे I1। तो मान लेते हैं कि इसमें हमारा करंट क्या है I1 घूम रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे ना शो करके थोड़ा क्लियरिटी रखने के लिए करंट गया I1। ओके, ये करंट I1 जाने के बाद यहां पर क्या होता है, मान लेते हैं कि यहां पर जो करंट चल रहा है इसमें ये चल रहा है I2। ओके, इसको ऐसे ही मान लेते हैं, ठीक है। ये करंट क्या है I1 और यहां पर जो करंट चल रहा है इसको मैं मान लेता हूं I3 सपोज दैट। देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, मैश को डिफाइन किया कि हमारा मैश है और सभी मेश पर हम लोग करंट को देख लिए। अब इसका आइडिया क्या होना चाहिए, तो हम लोगों को क्या लिखना है, केवीएल लिखना है ना, केवीएल लिखना है और ओम्स लॉ यूज करना है। तो जब हमारे ब्रांच, जब हम लोग किसी सीरीज ब्रांच की जब बात करते हैं तो हमेशा बात करते हैं केवीएल की, जब बहुत सारे ब्रांच पैरेलल्स हो तब बात करते हैं हम लोग केसीएल की। जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम लोग को सबसे आसान कौन सा मेथड होगा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अगर ज्यादा पैरेलल ब्रांच दिख रहा है तो हम लोग केसीएल डाल देंगे, नोडल एनालिसिस के थ्रू उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यदि ज्यादा सीरीज ब्रांच दिख रहा है तो हम लोग उसमें केवीएल लगाएंगे और मैश एनालिसिस के थ्रू सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। इस सर्किट को लिखेंगे कि नाउ टेकिंग केवीएल इन लूप 1। अभी मैंने इसको लूप कह दिया, मैश था लूप कह दिया। लूप क्योंकि ये बेसिक सा है तो इसको हम लोग लूप कर सकते हैं। ये हमारा जो है सो मैश है, ये लूप नहीं हो सकता है, बट ये हमारा लूप भी हो सकता है, ये हमारा लूप हो सकता है, ये हमारा लूप हो सकता है, बट ये हमारा लूप नहीं हो सकता, ये ऑलवेज मैश। तो हम लोग बोले कि इसको हम लोग मैश बोले या लूप बोले, बोथ आर सेम, बट बड़े वाले को हम लोग लूप नहीं बोल सकते, उसको हम लोग सिर्फ मैश बोलेंगे, ठीक है। तो हम लोग लूप 1 में लगाते हैं या मैश 1, आपको जो भी मन करे आप लोग बोलिए, ठीक है। तो यहां पर हम लोग का देखिए, कभी भी केवीएल का जो आइडिया है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पर चलेंगे, ये माइनस है, फिर यहां पर इन कर रहा है तो प्लस माइनस। अगर करंट का डायरेक्शन जब हम लोग ले रहे हैं इस लूप में तो इसको प्रायोरिटी देंगे। ओके, जिस लूप में ले रहे हैं उसको प्रायोरिटी देंगे और इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहां पर क्या करेंगे, साइन को लिखेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जब साइन को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, क्या हो जाएगा प्लस माइनस। फिर हमारा करंट जा रहा है इधर, ओके, यहां पर जा रहा है, ठीक है। यहां पर करंट क्या इस डायरेक्शन में, तो यहां प्लस यहां माइनस। तो देखिए सभी जितने भी रेजिस्टेंस है जहां पर वोल्टेज है वहां मैंने प्लस माइनस कर दिया है।
अब हम लोग लेते हैं लूप 1 में। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पहले वाले पोलैरिटी को लेके चलेंगे। पहले क्या मिला, माइनस, तो हम लोग लिखेंगे माइनस। उसके बाद क्या है वोल्टेज Vx, तो लिखेंगे Vx, ओके। उसके बाद हम चलना स्टार्ट किए, पहले क्या मिला प्लस, ओके, प्लस। यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, तो देखिए करंट जा रहा है I1 R, तो यहाँ हो जाएगा R इंटू I1, ये हमारा वोल्टेज ओम्स लॉ से, है ना। इसके बाद हम लोग चलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस क्या है R4, पहले क्या मिला प्लस, तो प्लस R4। यहाँ पर करंट क्या जा रहा है, तो इधर से करंट I1 जा रहा है, इधर से करंट क्या जा रहा है I2 जा रहा है। इसका मतलब I1 इधर से, I2 इधर से। तो मैंने पहले ही बताया था कि यदि कोई करंट इधर से और इधर से जा रहा है तो दोनों का क्या होगा, डिफरेंस। यदि दोनों करंट सेम जा रहा है तो क्या हो जाएगा, एडिशन। या दोनों करंट इधर से सेम जाए तो भी हो जाएगा एडिशन, ओके। या इस तरह हमारा क्या होगा, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो हम लोग प्रायोरिटी उसी को देंगे जिस लूप में हम लोग लगा रहे हैं। तो I1 माइनस I2, ओके। तो यहां पर करंट क्या हो गया, देखिए I1 माइनस I2। तो यहां पर हम सीधा लूप जब कंप्लीट होता है तो इक्वल्स टू 0, क्योंकि केवीएल कहता है कि टोटल वोल्टेज ड्रॉप इन अ क्लोज लूप शुड बी 0। तो ये ड्रॉप प्लस ये ड्रॉप प्लस ये ड्रॉप इक्वल्स टू 0। देखिए ये ड्रॉप प्लस ये ड्रॉप प्लस ये ड्रॉप इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा क्या हुआ, केवीएल इक्वेशन। अब देखिए यहां पर अगर हम लोग देखें, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दें, इक्वेशन नंबर 1। तो हमारा यहाँ क्या है, I1 I2 दो वेरिएबल है। नेक्स्ट चलते हैं इसमें चलते हैं, तो देखते हैं कि क्या आ रहा है। माइनस लिए, फिर लिखेंगे नाउ टेकिंग केवीएल इन लूप 2। अब चलिए देखिए फटाक के क्या आ रहा है, तो यहां पर माइनस, ओके, माइनस। अब देखिए यहां पर क्या है कि अगर माइनस ले रहे हैं तो यहां पर क्या है R4, ठीक है, R4, ठीक है। करंट क्या हो जाएगा, तो देखिए करंट हम लोग क्या करेंगे कि इसके अनुसार से लेंगे, इसके अनुसार लेंगे तो I2 माइनस I1। यहां पर क्या करंट हो जाएगा, I2 माइनस I1। देखिए तो एक्चुअली में देखिए पोटेंशियल ड्रॉप यही है सेम, कि यहां पर माइनस निकाल दिए तो ये चेंज हो गया। तो देखिए पोटेंशियल ड्रॉप सेम ही है ना, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप इस पोलैरिटी पर कभी चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमने पोटेंशियल ये पोलैरिटी को फिक्स करके रखा है। तो इस पोटेंशियल, अगर ये पोटेंशियल फिक्स्ड है, यदि करंट को इसको प्रायोरिटी दे देंगे तो इसके सामने में जस्ट माइनस आ जाएगा। इसके लिए हम लोग पहले माइनस लेंगे, इधर से केवीएल लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर किसी भी तरह का कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, यहां पर आप लोग कभी भी कंफ्यूज ना हो। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि I2 करंट है, R2 है और प्लस है। इसके बाद हमको प्लस मिल रहा है, ठीक है, प्लस क्या मिल रहा है, हमारा R2 करंट I2। इसके बाद हम लोग जब इधर से आएंगे तो यहां से आने के बाद हम लोग इस जगह पर जब जाएंगे तो एक चीज देखिए, मैंने ऐसा बना के रखा था इसलिए ताकि आप लोगों को बता पाऊं ये चीज को। तो देखिए इस जगह पर क्या है कि नॉर्मली अगर हम लोग बात कर दें इधर से, ठीक है, तो ये यहां पर हम लोग कभी भी केसीएल नहीं लगा सकते हैं। तो ये चीज बताने के लिए मैंने किया, हम लोग कभी भी किसी भी करंट सोर्स के अक्रॉस केसीएल नहीं ले सकते, ठीक है। किसी भी आइडियल करंट सोर्स के अक्रॉस केसीएल नहीं ले सकते हैं और किसी भी वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस केवीएल नहीं ले सकते। तो नॉर्मली हम लोग देखिए यहां पर केसीएल हम लोग नहीं ले। ये करंट I2 जो हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये बिल्कुल हमारा I2 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, I2 रहेगा। बट इसको हमको इधर लेके जाना है, इधर, ठीक है। तो यहाँ का करंट क्या है, I3 है। तो जस्ट हम लोग चलेंगे कि यहाँ आया, फिर ड्रॉप लेंगे यहाँ का ड्रॉप लेंगे तो क्या आएगा, I3 इंटू R3। तो चलिए ये उस सर्किट में चलेगा, इसलिए ब्लैक कर देते हैं, R3 इंटू I3। उसके बाद हमारा क्या हुआ, इधर से आया, खत्म कहानी, ये इक्वल्स टू 0। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लिए। अब देखिए भाई यहां पर क्या हो गया, I1 I2 I3 बट इक्वेशन 2, बट हाउ कैन सॉल्व दिस। यहां पर हमको क्या है कि किसी भी वेरिएबल, अगर जितने नंबर ऑफ वेरिएबल जितना हो उतना अगर इक्वेशन नहीं हो तो सॉल्व नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तीसरा इक्वेशन हम लोग लेंगे यहां से। तीसरा इक्वेशन कहां से लेंगे, यहां से। तो इस जगह पर क्या है कि I इक्वल्स टू, अगर देखा जाए
कि एक करंट है ऊपर जा रहा है, ओके, एक करंट है नीचे जा रहा है, ओके, और एक करंट क्या है फिर ऊपर जा रहा है, ओके। तो इस जगह पर हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों ऊपर करंट इक्वल्स टू नीचे करंट। यहां पर तो देखिए यहां पर जो नीचे जा रहा है वो क्या है, I2 है, तो चलिए मैं लिखता हूं I2, ओके। इसके बाद ऊपर जा रहा है उस करंट को क्या लिखता हूं, I है, फिर ऊपर जा रहा है उस करंट को क्या लिखता हूं, I3 है। तो यहां पर ये जो तीसरा इक्वेशन आ गया I2 माइनस I3 इक्वल्स टू I, ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 3। अब क्या होगा कि तीन इक्वेशन तीन आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो लिखो नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 1 2 3। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी गेट, क्या आपको मिलेगा, तो मिलेगा I1 बराबर वाट, I2 बराबर वाट और I3 बराबर वाट। आप ये तीनों को सॉल्व कर लेंगे और तीनों को सॉल्व करने के बाद आप किसी भी जगह का वोल्टेज को निकाल सकते हैं। यदि आपको यहाँ का वोल्टेज निकालना है तो ये रेजिस्टेंस और यहाँ का करंट मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ का वोल्टेज निकल जाएगा। यदि इसके अक्रॉस निकालना है तो यहाँ का करंट और वोल्टेज, यहाँ निकालना है अगर यहाँ निकालना है तो पैरेलल में सेम होगा, तो ये वोल्टेज प्लस यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप, ओके। अच्छा, एक चीज हम लोगों ने मिस्टेक किया सेकेंड नंबर में, जब हम लोगों ने I3 का लिखा तो यहाँ पर VY नहीं लिखा, तो इस चीज को हम लोग यहाँ पर बिल्कुल लिखेंगे, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है KVL में, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिखे नहीं थे तो हम लोग VY इक्वल्स टू 0 लिखेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 करेंगे। तो फिलहाल यहाँ तक हम लोग जाने, ये हमारा जो है सॉल्विंग प्रोसीजर, ये हमारा मेश एनालिसिस है। अब मेश एनालिसिस के बाद हम लोग जाएंगे नेक्स्ट डिफरेंट टॉपिक्स पर। तो फिलहाल तब तक के लिए धन्यवाद।